दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग कई छात्रों के लिए लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल पजल्स, नंबर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इन्हें हल करने में वक्त लगता है और कई बार एक्यूरेसी के अभाव में ये पूरा टाइम प्लान ही चौपट कर जाता है, जो अमूमन सभी परीक्षार्थियों में देखा जाता है। इसलिए इस पर पकड़ बनाना तो वैसे भी ज़रूरी है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं दोस्तों। तो लगातार प्रैक्टिस करना है, खूब मेहनत करना है। रीजनिंग वास्तव में प्रैक्टिस का ही विषय है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपको उतनी ही इसमें महारत मिलेगी। हम रीजनिंग में दो प्रकार की रीजनिंग देखेंगे। इसको दो खंडों में हम बांटेंगे। पहला वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल। इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हम भाग पढ़ेंगे वो कहलाएगा वर्बल रीजनिंग और दूसरा जो भाग पढ़ेंगे वो कहलाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग ये हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में बांटेंगे। दोस्तों वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, जिसको हम हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण भी कहेंगे, इसमें घन आप पढ़ेंगे। कैलेंडर है, घड़ी है, सादृश्यता अर्थात एनालॉजी, वर्गीकरण है, श्रृंखला, सांकेतिक भाषा, दिशा ज्ञान, लुप्त पदों को ज्ञात करना है, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म, गणितीय संक्रिया है, अंग्रेजी वर्णमाला है, वर्ड फॉर्मेशन है, शब्द निर्माण, शब्दों का तार्किक क्रम पढ़ेंगे, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पहली परीक्षण भी है, पजल टेस्ट वगैरह, सिनोलॉजिज्म है, स्टेटमेंट और असम्पशन भी है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण चैप्टर्स इसमें हम पढ़ेंगे। वैसे ही नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हम अभाषिक तर्क शक्ति परीक्षण कहेंगे, इसमें हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब, कागज़ काटना है, कागज़ मोड़ना है, पासा है, घन बनाना है और कुछ एम्बेडेड फिगर्स भी देखेंगे। इसमें आकृति को पूरा करना भी देखेंगे हम, कंप्लीट सम फिगर, सीरीज़ पढ़ेंगे, श्रृंखला इसमें भी आता है, सादृश्यता पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, ज्यामितीय आकृतियों की गिनती भी इसमें देखेंगे हम, चित्र निर्माण और स्थान परिकल्पना के बारे में भी चर्चा करेंगे, आकृति मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, फिगर मैट्रिक्स और वेन डायग्राम। इतने महत्वपूर्ण चैप्टर्स है ये सभी। पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम दोस्तों रीजनिंग में सबसे पहले हम चलेंगे वर्बल रीजनिंग की ओर, भाषिक तर्क परीक्षण है। हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के लिए आपने देखा होगा हमने बहुत सारे फार्मूले या बहुत सारे नियमों को, कुछ नियमों को तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं जो वास्तव में उपयोगी नहीं होता। मैं आप लोगों को इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि शायद कभी आप दोबारा इसको भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों कैलेंडर पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो चलते हैं कैलेंडर की ओर। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम कैलेंडर की ओर। कैलेंडर के द्वारा हम किसी वर्ष के दिवस, मास, तिथि और सप्ताह के बीच पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। कैलेंडर से संबद्ध समय मापन की सबसे छोटी इकाई होती है दिन। क्या होती है दोस्तों? दिन। ये सबसे छोटी इकाई हम इसको मानते हैं कैलेंडर के संबंध में, दिन। दिन 7 होते हैं, आप सबको मालूम है। रविवार से शुरू होता है और शनिवार तक समाप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन दिनों के नाम से हम सभी जानते हैं और सभी परिचित भी हैं। तो अर्थात कह सकते हैं कि दिनों की संख्या कुल 7 होती है। आप सबको मालूम है दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। अब हम चलते हैं सप्ताह की ओर। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस तरह शनिवार। 7 दिनों में सप्ताह का एक चक्कर पूरा हो जाता है और उसके बाद पुनः आवर्तित होने लगता है, अर्थात पुनः फिर सोमवार से शुरू होता है। फिर चलते हैं माह की ओर। सप्ताह समझ गए होंगे, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। फिर हम चलते हैं माह की ओर। माह, एक माह जनरली 28, 29, 30 या 31 दिन का होता है। माह या महीना को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर, ये सभी 31 दिन की होती हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये सभी 30 दिन की होती हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे आप,
अप जू नौ, ध्यान से देखेंगे, सी अप जू नौ 30 के होते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, एक ट्रिक है, सी अप जू नौ 30 के, बाकी 31 फरवरी 28 या 29। तो सी में सितंबर, अब से अप्रैल, जू से जून और 9 से नवंबर, तो ये सभी होते हैं 30 दिन के दोस्तों। और जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये 31 दिन के होते हैं। फरवरी माह 28 या 29 दिन का होता है दोस्तों। वर्ष, अब हम आते हैं माह के बाद वर्ष। वर्ष हम दो प्रकार के होते हैं वर्ष, इसको हम पढ़ेंगे। वर्ष में एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। एक वर्ष में 365 या 366 दिन हम मानते हैं। साधारण वर्ष जनरली 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का पूरा होता है। वैसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए वो शताब्दी वर्ष की स्थिति में है, और 400 से चार से भाग लग जाए तो वर्ष हो जाता है, और 400 से पूरा भाग, ध्यान समझेंगे दोस्तों, 4 से अगर भाग हो रहा हो तो वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष, और लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा जब वो पूरा 400 से भाग चला जाए। इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे 1988 साधारण वर्ष या लीप वर्ष, तो हम देखेंगे आखिरी के 2 अंकों को ये 4 से भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार जैसे 2000, यहाँ देखेंगे आप आखिरी के 2 0 4 से भाग जा रहा है, तो लीप वर्ष तो वही है, ये 400 से पूरा भाग चला जाएगा, ये लीप शताब्दी वर्ष भी कहलाएगा। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है विषम दिन की अवधारणा। विषम दिन की अवधारणा को पहले हमको समझना होगा। ये विषम दिन क्या होता है? किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। एक बार और समझेंगे दोस्तों, एक बार और इसे समझेंगे दोस्तों। विषम दिन किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 2 सप्ताह में विषम दिन कितने होंगे आपको बताना है। 2 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? हमारा प्रश्न था 2 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। तो 2 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे भाई? 2 सप्ताह में कुल दिन होंगे 14, क्योंकि हमने इससे पहले जाना कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो कुल दिन होंगे 14 दिन होंगे। 2 सप्ताह में कुल 14 दिन होते हैं। विषम दिन अगर हमको मालूम करना हो तो सप्ताह में दिनों की संख्या से भाग कर देंगे। सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, इससे हम भाग कर देंगे। भागफल और शेषफल में हमको लेना है शेषफल। अब यहाँ पर देखेंगे हम शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पर 0, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी प्रकार मान लीजिए 25 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो मान लीजिए दिनों की संख्या कितना? 25। अब 25 दिन में हमको विषम दिन मालूम करना है, तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम सप्ताह के दिनों की संख्या 7 से भाग कर देंगे और शेषफल को देखेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 के 21 और शेषफल बचे 4, तो हम कहेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। एक महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी जनरली दोस्तों? तो हम देखते हैं एक महीने में 30 दिन मान लेते हैं। तो एक महीने में मान लीजिए 30 दिन हैं और हमको पूछा जाए कि कितने विषम दिन बचेंगे, तो हम 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 4, 2 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बच रहा है दोस्तों 2, यही होगा विषम दिन। मान लीजिए महीना 31 दिन का है, तो हम 31 को 7 से भाग कर देंगे, तो 7 चौक 28, 3 31, 3 शेषफल बचेगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये तो था दोस्तों विषम दिन की अवधारणा। अब ये प्रश्न कैसे आएंगे इसको हम समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका प्रश्न है कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है कि एक साधारण वर्ष में विषम कुल दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अभी आपको बताया गया साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अब प्रश्न हमारा था कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 365 को विषम दिन निकालने के लिए हम सप्ताह के दिनों की संख्या अर्थात 7 से भाग करेंगे और शेषफल मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? शेषफल। शेषफल मालूम करेंगे, हमको प्राप्त होगा शेषफल 1। कितना मिला दोस्तों? शेषफल 1 मिला। तो इस प्रकार हम कहेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो साधारण वर्ष में विषम दिन तो होंगे 1। साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हो गए? विषम दिनों की संख्या हो गई 1। विषम दिनों की संख्या बराबर हो गया 1।
लेकिन अगर कहा जाए दोस्तों लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तब हम कहेंगे लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है तो 1 + 1 अर्थात 2। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, अतः विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। ये हमेशा याद रखिएगा, विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। चूँकि सप्ताह के दिन सोमवार से प्रारंभ होते हैं और रविवार को समाप्त हो जाता है, अतः हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। शून्य के लिए हम मान लेंगे, अगर शून्य आता है तो हम मानेंगे रविवार। इसको याद रखेंगे दोस्तों, शून्य को रविवार मान लेते हैं, 1 को मान लेते हैं सोमवार, 2 को मान लेते हैं मंगलवार, 3 को मान लेते हैं बुधवार, 4 को मान लेते हैं गुरुवार, 5 को शुक्रवार और 6 को शनिवार। तो इस तरह से दोस्तों हम विषम दिनों से दिन का कोड मालूम कर लिए। तो दिन का कोड दोस्तों याद रखेंगे आप, शून्य अगर आता है तो रविवार होगा, 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगल, 3 आता है तो बुध, 4 आता है तो गुरु, 5 आता है तो शुक्र और 6 आता है विषम दिनों की संख्या दोस्तों, तो उसे हम मानेंगे शनिवार। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ों को आपको याद रखना है। किसी भी दिन में 7 जोड़ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो वही दिन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए सोमवार में अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो हमको मिलेगा दोस्तों सोमवार। इस फैक्ट को याद रखिएगा, किसी भी दिन में, सोमवार ही नहीं किसी भी दिन में अगर 7 हम जोड़ देते हैं हमको वही दिन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 15 फरवरी को, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है, मान लीजिए 15 फरवरी रविवार था। 15 फरवरी को क्या था दोस्तों, रविवार था। तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 15 × 7 = 22 होता है ना भाई। तो 22 फरवरी को भी रविवार होगा। अगर मान लीजिए कहा जाए 15 × 7 अर्थात 8 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो वही दिन प्राप्त होगा अर्थात रविवार ही होगा। अर्थात हमने देखा कि किसी भी दिन में 7 जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको वही दिन प्राप्त होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 1 जनवरी को मान लीजिए कौन सा वार है, रविवार है। तो 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन होता है, 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा अर्थात रविवार ही होगा। और याद रखिए ये केवल साधारण वर्ष में होता है। किस वर्ष में होता है, ये साधारण वर्ष में। लेकिन लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी को रविवार था, अभी हमने पढ़ा 1 जनवरी को रविवार था साधारण वर्ष में, मान लीजिए एग्जाम्पल लिए हैं। तो 31 दिसंबर को अब रविवार नहीं होगा तो क्या होगा, सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ गया, तो रविवार को बजाय होगा वहाँ पर सोमवार। ये हमेशा याद रखिएगा। साधारण, ये लीप वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में एक बार और दोहरा देता हूँ, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है तो साल का अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम इसे लगा सकते हैं अनुमान, जैसे क्रमागत वर्ष आता है, क्रमागत लीप वर्ष आए तो अगला वर्ष लीप वर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि या दिन पहले वर्ष के दिन की तुलना में 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 मार्च 1995 को शनिवार था तो 5 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, तो 5 मार्च 1995, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा 5 मार्च 1996, 5 मार्च 1996 को यदि शनिवार है, कौन सा वार है, शनिवार है, तो 5 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें 2 दिन आपको जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, तो 2 दिन जुड़ जाएगा, तो शनिवार के बाद 2 दिन अर्थात हमको मिलेगा सोमवार। तो दोस्तों क्रमागत लीप वर्ष आए अर्थात अगला वर्ष लीप वर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि का दिन पहले वर्ष के दिन की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। यह नियम हमेशा याद रखिएगा, मार्च से दिसंबर तक लागू होता है, क्योंकि फरवरी ही लीप मंथ होता है। लीप वर्ष का फरवरी एक ऐसा महीना होता है जो 28 या 29 का होता है। तो ये जो नियम है मार्च से दिसंबर तक ही लागू होता है। अगर साधारण क्रमागत वर्ष है दोस्तों, तो साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में
उस तिथि को एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1986 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 1987 को शुक्रवार प्लस एक दिन बढ़ जाएगा, तो हमको मिलेगा शनिवार। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आपको अच्छे से सुनना है और ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले की ओर चलते हैं। कैलेंडर के लिए आपने दिन का कोड तो याद कर ही लिया। शून्य को हमने माना था रविवार, एक बार और आपको बता देता हूँ। 1 को माना था हमने सोमवार, हमने 2 को माना था मंगलवार, 3 को हमने माना बुधवार, 4 को हमने माना गुरुवार, 5 हमने माना शुक्रवार और 6 हमने माना शनिवार। दोस्तों इसे आपको याद रखना है। अब हम जो सूत्र बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको जनवरी को एक नहीं मानना है। हमारे जो कोड है या हम जो आपको फार्मूला बता रहे हैं उसके लिए आपको मार्च महीने से शुरू करना है। वर्ष का प्रारंभ हमको मार्च से करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च को हम मानेंगे पहला महीना, दूसरा महीना हम मानेंगे अप्रैल को, तीसरा हम मानेंगे मार्च अप्रैल मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10वां हो जाएगा। 11वां हो जाएगा आपका जनवरी और 12वां हो जाएगा आपका फरवरी। हम जनरली जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि जनवरी मतलब महीना पहला है, फरवरी दूसरा महीना है, जबकि हम यहाँ देखेंगे कि जनवरी 11वां महीना और फरवरी 12वां महीना। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो हम फार्मूला बताएंगे वो इसी कोड पर आधारित होगा। दोस्तों आपने दिन का कोड और माह का कोड तो याद कर लिया कि दिन का कोड 0 है तो संडे और 6 है तो सैटरडे। इसी प्रकार आपने माह का कोड भी याद कर लिया, 1 है तो मार्च होगा, 2 है तो अप्रैल होगा, 11 है तो आपका जनवरी और 12 है तो फरवरी। उसके लिए हमको किसी भी वर्ष की किसी भी तारीख की अगर दिन मालूम करना है इस फार्मूले को याद कर लीजिए और कुछ याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, F बराबर K प्लस 13m - 1 13m/1/5 धन D बटे 4 धन C बटे 4 ऋण 2C। अब यहाँ देखेंगे M क्या है, K क्या है, D क्या है और C क्या है। तो हम चलते हैं F से फाइंड हमको मालूम करना है। K मतलब हो गया वर्तमान तारीख अर्थात करेंट डेट, वर्तमान तारीख। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। M मतलब हो गया माह का कोड जो आपको हमने बताया अभी कि जनवरी को हम 11 मानेंगे, फरवरी को 12 मानेंगे, मार्च को 1 मानेंगे, माह का कोड। D वर्ष के अंतिम 2 अंक। ध्यान समझिएगा दोस्तों, वर्ष के अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक में जैसे मान लीजिए सन 1995 है तो आपको लेना है 95 को। C वर्ष के प्रथम 2 अंक, जैसे 1995 है तो आपको लेना है दोस्तों प्रथम 2 अंक अर्थात 19 को लेना है। ये वही इसी है। तो आप एक बार और समझ लीजिए, फार्मूला बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा। F बराबर K प्लस 13m - 1/5 प्लस D/4 प्लस C/4 - 2C। इस फार्मूले से आप किसी भी तारीख का, किसी भी वर्ष के दिन का कोड आप मालूम, किसी भी वर्ष के किसी भी तारीख का दिन मालूम कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक बार और समझेंगे, के मतलब होगा वर्तमान तारीख। जैसे वर्तमान तारीख का मतलब है, मान लीजिए पूछा जाता है कि 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था। मान लीजिए पूछा गया 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था, तो 15 अप्रैल का मतलब वर्तमान तारीख हो गया। अप्रैल माह का कोड क्या हो जाएगा, अप्रैल का 2। हमने मार्च को 1 माना था, अप्रैल को 2 मानेंगे। D अंतिम 2 अंक अर्थात 15 और C प्रारंभ 2 अंक अर्थात 20। तो इस तरह से आपको मानना है, आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि 15 अप्रैल 2015 को वास्तव में कौन सा दिन था। हमको इसी फार्मूले के प्रयोग से हल करना है, हमको ज्ञात करना है। कैसे हल करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चलेंगे 15 अप्रैल 2015 तारीख की ओर। अब फार्मूले में हम उसको पुट करेंगे कि वर्तमान तारीख अर्थात यहाँ पर तारीख क्या है 15 धन 13m
एम मतलब माह का कोड, और माह का कोड अप्रैल कौन सा है? अगर हम जनवरी को 11, फरवरी को 12 मानते हैं तो मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड होगा 2, ऋण 1/5। बहुत ध्यान समझिएगा। धन डी, डी मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी 95 था, अर्थात अंतिम 2 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम 2 अंक 15। कितना होगा दोस्तों? 15। धन D/4 15/4, C/4 अर्थात 2015 था तो 20/4 हो जाएगा। ऋण 2C अर्थात 2 गुणित 20, वहाँ हम लिखेंगे 2 गुणित 20। इस तरह से हमने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद इसे हल करेंगे। 13 दूनी 26, 26 में 1 घटाइए, 25, 25 को 5 से भाग कर दीजिए। 13 दूनी 26 में 1 घटाएंगे, हमको मिलेगा कितना? 25 मिलेगा। 25 को 5 से भाग करेंगे तो भाग फुलाएगा हमारा 5। धन 15, धन 15 को 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 4 तिया 12। आप हमेशा याद रखिएगा पूर्णांक को लेना है, दशमलव के बाद की संख्या को आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन 15/4 है तो 4 तिया 12, 20 है तो 4 पंचे 20, ऋण 20 दूनी 40। एक बार और देखेंगे। 15, 13 दूनी 26 में घटाएंगे, हमको मिलेगा 25, 25 को हमने 5 से भाग किया, 5 आया। 15 अपनी जगह में है, 15 को 4 से भाग किया, 4 तिया 12, चूँकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। 20 को 4 से भाग करेंगे 5 आएगा, और ये 20 दूनी 40। अब क्या करेंगे, ये जितने प्लस वाले हैं सबको आप जोड़ लीजिए। हम सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने से हमको मिला 43, ऋण 40। अब हमको मिला घटाने से कितना? 3। अब जब हमको 3 मिला तो हमको वो देना भाग से को आखिरी में, हमेशा याद रखिएगा आखिरी में कुछ भी संख्या हमको जो प्राप्त होगी उसे हमेशा 7 से भाग करना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 को 7 से तो हम भाग दे नहीं सकते, तब क्या करेंगे, इसी 3 में 7 जोड़ देंगे। हमेशा याद रखिए, या ऋण में आता है तो या धन में आता है तो आपको उसे अगर 7 से कम है तो आप 7 जोड़ करके फिर भाग देंगे, तो हमको मिलेगा शेषफल 3। शेषफल कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। 3 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हमको मिलेगा कितना? 3 मिलेगा। तो जब शेषफल 3 मिलेगा तो हम दिन के कोड की ओर चलते हैं जो आपको बताया गया था। और हमने दिन का कोड क्या बताया था? अगर 0 है तो विषम दिनों को हम मानेंगे संडे, 0 को रविवार माने थे, 1 को सोमवार माने थे, 2 को मंगलवार माने थे, 3 को बुधवार माने थे, 4 को हम क्या माने थे? गुरुवार माने थे, 5 को हमने शुक्रवार माना था, और 6 को हमने क्या माना था? शनिवार माना था। तो यहाँ हमारा शेषफल आया दोस्तों 3। कितना आया? 3 मतलब कितना हो गया? बुधवार। अतः वह तारीख का दिन होगा बुधवार। अर्थात प्रश्न हमारा था 15 अप्रैल 2020 को 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? तो वह दिन था बुधवार। तो इस तरह से इस फार्मूले से आप बहुत ही अच्छे ढंग से, सटीक ढंग से आप परफेक्ट उस दिन को मालूम कर सकते हैं जो उस तारीख को था या रहा होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कोड या बहुत सारे अनर्गल सूत्रों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप एक सूत्र याद करिए और उस दिन को तुरंत मालूम कर लीजिए। आइए एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। दोस्तों उदाहरण है, मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में 10 जून 1987 को कौन सा दिन था? 10 जून 1987 को कौन सा दिन था? इसके लिए हमको विषम दिनों की संख्या या लीप वर्ष, साधारण वर्ष या 1600 वर्षों का इतिहास ये कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस फार्मूले को याद रखिए जिसको मैंने बताया है। चलो उस फार्मूले को एक बार और देखते हैं। तो दोस्तों ये था फार्मूला। अब हम मान भरेंगे के अर्थात 10, वर्तमान तारीख 10, 13 एम मतलब माह का कोड। अब यहाँ पर जून है तो जून का कोड होना चाहिए, कितना होना चाहिए जून का कोड? जनवरी को 11, फरवरी को 12, मार्च को 1 मानेंगे तो जून का कोड हो जाएगा मार्च अप्रैल मई जून 4, ऋण 1/5। धन डी मतलब वर्ष के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या है? 87/4। धन सी वर्ष के प्रथम 2 अंक 19/4, ऋण 2 गुणित 19। इस तरह से हमने मान भर दिया। अब हम इसको हल करेंगे।
10 धन 13 चौक 52, 52 ऋण 1 बटे 5 धन 87 धन 87 को 4 से भाग करेंगे, 87 को 4 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 21.475। तो 21 को लेंगे आप, 7 5 को छोड़ देंगे, दशमलव के बाद की संख्या को नहीं लेना है। 19 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 ऋण 19 दूनी 38। इस फार्मूले में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दशमलव की बाद की संख्या को बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको दशमलव से पहले पूर्णांक को लेना है। अब हम चलते हैं 52 में घटाएंगे 51 आएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 दहम 50। अब हम जितने भी धनात्मक संख्या है सबको जोड़ देंगे और जो आखिरी वाली संख्या जो ऋणात्मक है उसे घटा देंगे। तो धनात्मक वाली संख्याओं को जोड़ते हैं हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 132 ऋण 38। अब 132 में हम 38 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 94। अब जो 94 आया है हम सूत्रानुसार इसको 7 से भाग देंगे क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। 7 से भाग देने के बाद हम मालूम करेंगे शेषफल। तो हमको शेषफल मिलेगा, कितना मिलेगा शेषफल, 94 को 7 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल मिलेगा 3, क्योंकि 13 7 91, 13 बार में कट जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। अब जब 3 शेषफल बचेगा तो शून्य को आप रविवार माने थे, जैसा कि आपको बताया गया है। शून्य को रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार और 6 को शनिवार माने थे। तो इसी कोड के हिसाब से 3 अर्थात हमारा होगा बुधवार। क्या होगा दोस्तों, बुधवार। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की सहायता से, एक दोस्तों ये एक ऐसा फार्मूला जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस फार्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी तारीख का, चाहे वो वर्ष कोई सा भी हो, किसी भी तारीख का हम दिन मालूम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, हमारा प्रश्न था, तो दिन वह था बुधवार। कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कैलेंडर चैप्टर को हम अलग अलग भागों में प्रस्तुत करेंगे। ये तो था पहला भाग दोस्तों। इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अन्य सवालों के लिए पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार के और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।